रहमान रहीम। अभी हम जा रहे हैं जी इस केस में फाइनल आर्गूमेंट करने। केस के फैक्ट्स ये हैं कि इसमें बहनों ने अपने भाई के ऊपर केस किया हुआ है। भाई वालिद की डेथ के बाद बहनों की जायदाद पे काबिज है और रेंट भी वही वसूल कर रहा है, और बहनों को ना उसने अभी तक कोई इसमें शेयर दिया है और ना ही कोई रेंट का हिस्सा दिया है और ना ही उसने भाई ने ये डिफेंस लिया। जब हमने ये पार्टीशन का सूट फाइल किया तो भाई ने एक डिफेंस लिया था कि जी ये प्रॉपर्टी हमें अपने मेरे फादर जो हिब्बा कर गए, एक हिब्बानामा इसमें लगा हुआ है। इसमें हम अपने आर्गूमेंट में ना सिर्फ जो रेलिवेंट इसका जो पोर्शन है ना वो मैं पढ़ूंगा आपको, आप देखेंगे। मैंने आप सबसे रिक्वेस्ट की हुई थी कि इसमें से आप में से जो जाना चाहे आर्गूमेंट के लिए वो मर्जी चला जाए। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, इसके बाद जो भी आप में से आर्गूमेंट करना चाहे वो इस केस में आर्गूमेंट कर देगा, ठीक है। इसमें अगर आप हमारे केसेस को देखते हैं ना, तो हमारे केसेस में अगर हम प्लेंटिफ होते हैं तो डिफेंडेंट पे और डिफेंडेंट होते हैं तो प्लेंटिफ पे। सिर्फ क्रॉस एग्जामिनेशन से ही हमारा केस सारा क्लियर हो जाता है। मैं कोशिश करता हूँ कि क्रॉस एग्जामिनेशन में अपने जो इश्यूज होते हैं उन इश्यूज को डिस्कस कर लिया जाए और उसी में उसका सलूशन निकल आए। आप इसमें अगर देखेंगे तो हमारा देखें पार्टीशन के केस में सब दोस्त इस बात का ख्याल रखें। पार्टीशन के केस में सबसे पहले क्या होता है, इनहेरिटेंस का जो केस होता है, हमें यह साबित करना होता है कि हम वारसान में हैं। वारसान का साबित करने के बाद आप फिर अपने शेयर को डिटरमाइन फिर करते हैं कि प्रॉपर्टी कितनी छोड़ी है उन्होंने, ठीक है। उसके बाद फिर करते हैं कि रेंट है तो रेंट कौन वसूल कर रहा है और इस पे पोजेशन किसका है और जिसका कब्जा है क्या वो वसूल कर रहा है नहीं, ये कुछ चीज़ें होती हैं। इसमें जब इस तरह के डिफेंसेस आ जाते हैं, जैसे यहाँ पे एक डिफेंस आ गया और उन्होंने कहा कि हिब्बा फादर ज़िंदगी में हमें हिब्बा कर गए थे। अब इन चार इश्यूज पे आप देखेंगे कितनी लंबी चौड़ी जर्रा होती है, 10-10 15-15 सफ़े की। इन चार इश्यूज पे आप देखेंगे टोटल 1.5 से 2 सफ़े की क्रॉस एग्जामिनेशन की हुई है। कोई रेलिवेंट सवाल को आपने देखा था क्रॉस एग्जामिनेशन में कि एक भी ऑब्जेक्शन लर्नर अपोजिट काउंसिल ने नहीं लिया था। अब इसमें मैं आपको इशू वाइज पढ़ देता हूँ। हम सिर्फ इसमें DW1 पे जो क्रॉस एग्जामिनेशन है उसको पढ़ेंगे तो हमारा केस बिल्कुल साबित हो जाएगा। ये दुरुस्त है कि वालिदम मोहम्मद यूसुफ मोरखा 6/6/2011 को फोत हो गए, यानी कि इनहेरिटेंस कब ओपन हो रही है, जब उनके फादर की डेथ हो रही है। पहला इशू आ गया, ठीक है। ये दुरुस्त है कि मेरे वालिद साहब ने 2 शादियां कर रखी थी। पहली बीवी ज़ीरा खतून, जिनमें से एक बेटी नाम आगे लिखे हैं क्योंकि ये पब्लिक होनी है तो उसकी इसमें पार्टीज़ के नाम मैं नहीं ले रहा, ठीक है। जबकि दूसरी बीवी का नाम ये है, जिसमें से 2 बहनें हैं हम और 2 भाई हैं हम, ठीक है जी, ये आ गया। अब 2 बहनें और 1 भाई हैं, ठीक है। मुदरजा वाला वारसान के अलावा दीगर कोई वारिस ना है इसमें, यानी सबसे पहले हम लोगों ने ये साबित किया कि हम वारिसान हैं, हमारा इनहेरिटेंस पे राइट प्रॉपर है। कब होता है, जिस दिन उनके फादर की डेथ हो जाती है, ठीक है जी। अब आके वालदम और दोनों वालदा भी वफात पा चुकी हैं, यानी प्रॉपर्टी का आप शेयर डिटरमिन करते हैं ना, वो शेयर कैसे होता है कि वालिद साहब की डेथ के बाद वो जब इनहेरिटेंस ओपन होती है उसमें पेरेंट्स का राइट होता है और उनके पेरेंट्स का राइट होता है, वो पहले अगर फोत हो चुके हैं उसके बाद जो राइट होता है उनकी बेवा का राइट होता है। तो इसमें उनके वालिदैन की भी डेथ हो चुकी है, जो मेरे फादर हैं उनके फादर की भी डेथ हो फादर मदर की, और उसके बाद उनकी जो दोनों बेवगान हैं उनकी भी डेथ हो चुकी है। अब यानी वारसान में कौन रहा ये साबित हो गया कि कौन कौन वारिस है, उसमें से ये साबित हो गया, ठीक है। अब उसमें दूसरा ये आ गया कि प्रॉपर्टी कितनी है, इनहेरिटेड प्रॉपर्टी, उस पर क्रॉस एग्जामिनेशन। वालदा ने विरासत में 2 जायदादें छोड़ी, जिनमें एक ट्रिपल स्टोरी मकान रकबा 3 मरले 1 सरसाई खेवड़ नंबर फलां खसरा नंबर फलां में शामिल है, जबकि दूसरी जायदाद अस खसरा नंबर फलां 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 में दामा सईदा में बरकबा 9 मरले है। ये दुरुस्त है कि दूसरी जायदाद का शुरू से ही साल 2007 से कब्जा मेरे पास है। ये दुरुस्त है कि मज़कूरा मकान मेन रोड पर है। हमारा केस क्या था, हमारा केस ये कि जो बेटर पोर्शन है प्रॉपर्टी का वो बेटर पोर्शन उसने खुद रख लिया है, और जो उसका मीगर पोर्शन था जो जिसकी वैल्यू बहुत कम थी वो उसने हमें दिया है। अब क्योंकि पार्टीशन वो ठीक नहीं हुई इसलिए आगे मैंने सजेशन दे दी, ये गलत है कि इसकी मार्केट वैल्यू 6 से 7 करोड़ पे है। अब देखिए एक उनका मौक़िफ़ है, जो जिस मौक़िफ़ में वो कहते हैं कि मैंने बराबर की हिस्सों की पार्टीशन की है,
ये मकान मेरे फादर मुझे दे गए हैं। बाकी जो हिस्सा है उसमें भी वो उनका मौक़िफ़ ये है कि ये मकान मेरे फादर मुझे दे गए हैं, हिबा कर गए हैं, जबकि बाकी जो प्रॉपर्टी है उसमें हम सारे वारसान हैं। हम लोगों ने साबित करना है कि हिबा कोई नहीं हुआ, और दूसरा साबित करना है कि ये बेटर पोर्शन को अपने पोजेशन में रखे हुआ है। अब उसमें मैंने उस पर सवाल कर दिया। पहला सवाल उसमें क्या किया, उसके मार्केट वैल्यू को डिटरमिन करने के लिए वो हुआ कि ये दुरुस्त है कि मज़कूरा मकान मेन रोड पर है, ठीक है। अब यहाँ से हो गया कि ये मकान मेन रोड पे है, बाकी जो प्रॉपर्टी है वो बिल्कुल साइड्स पे है, गलियों में है और एक गांव में है, ठीक है। और दूसरा ये कर दिया मैंने, साथ ही फिर सजेशन दी। सजेशन क्या होता है, आपका अपना मौक़िफ़ होता है। मैंने यहाँ दे दिया कि ये मकान जो है इसकी मार्केट वैल्यू 6 से 7 करोड़ पे है। अब पोजेशन का आ गया, मज़कूरा मकान की दूसरी मंजिल पर मैं खुद रिहाइश पजीर हूँ। आप क्रॉस एग्जामिनेशन देखेंगे, टॉपिक वाइज होगी क्रॉस एग्जामिनेशन। इसमें जो हमने दूसरा किया कि वो पोजेशन किसके पास है, उसने क्या दिया जी सेकंड फ्लोर पे मैं हूँ और ग्राउंड फ्लोर पर 5 दुकानात हैं। मज़कूरा दुकानात, अब रेंट की बात आ गई। मज़कूरा दुकानात का किराया वालिद साहब की वफात के बाद मैंने वसूल करना शुरू कर दिया, यानी 2011 से लेके अब तक ये वसूल करें। दुरुस्त है कि मुदैया की शादी 1981 में हो गई। शादी के बाद से वो अपने ससुराल में ही रहायश पजीर है, यानी ये कभी भी ना उस पोजेशन में रही ना ही इसका किराया लिया। अब उनका मौक़िफ़ आ गया, अब डिटर्मिनेशन हो रही है रेंट की। उनका मौक़िफ़ आ गया कि फ़ी दुकान का किराया 25,000 या 2500 या 3,000 के हिसाब से। अब ये उन्होंने कहा कि उसने कम अज़ कम किराया बताया कि इतना कम है। आगे मैंने फ़ौरन सजेशन दी। अब सजेशन क्या होता है, बार बार कह रहा हूँ, अपना मौक़िफ़ होता है। मैंने वहाँ पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया कि ये गलत है कि मज़कूरा दुकानात का किराया कम व बेश 75,000 रुपये माहाना है। इसके ऊपर 5 मकानात भी किराए पर लगे हुए हैं। अब वो खुद मान रहा है। उसने क्या माना जी, दुकानात भी हैं और मकानात भी किराए। ये दुरुस्त है कि चूंकि कब्जा मेरे पास है, इसलिए मैंने कभी किसी दीगर वारिस को मज़कूरा मकानात और दुकानात का किराया ना दिया है। हमारा एक क्लेम क्या भी ये भी है, इशू भी, कि क्या हम किराए के हकदार हैं और किराया कितना है, और वो उसने उसमें वाज़े तौर पे मान लिया कि मैंने कभी किसी को किराया नहीं दिया। अब आगे मैंने यहाँ पे किराए का पोर्शन मुकम्मल हुआ। स्पेसिफिक क्वेश्चन करने के बाद हिब्बे पे आया। ये दुरुस्त है कि मेरे नाम वालिद मरहूम ने कोई रजिस्टर्ड हिब्बा ना करवाया है। ये दुरुस्त है कि एग्जिबिट D1 के पहले सफ़े पर मेरी बहनों में से किसी के दस्तखत या निशान अंगूठा मौजूद ना है। अब वो उसने रजिस्टर्ड हिब्बा नहीं कराया, लेकिन जाली हिब्बा जो उसने बनाया हुआ ना, उसको पहले क्वेश्चन किया कि आप एग्रीमेंट जो भी होता है ना, अब ये कहते हैं कि एग्रीमेंट हुआ है बहन भाइयों के दरमियान। एग्रीमेंट जो होता है उसके हर सफ़े पे दस्तखत होने ज़रूरी हैं। ये लेटेस्ट जजमेंट आ गई है, कौन सी, 2025 SCMR 511, ठीक है। अब वो देख लेंगे, कंफर्म कर देंगे, ये आपको टिकर में वो नज़र आ जाएगी, ठीक है जी। ये दुरुस्त है कि एग्जिबिट D1 के पहले सफ़े पर मेरी बहनों में से किसी के दस्तखत या निशान अंगूठा मौजूद न है। असकुत कहा कि पुष्ट पर मौजूद है। ये गलत है कि एग्जिबिट D1 का पहला सफ़ा बाद तैयार किया गया है जिसका बहनों को इल्म न था। अब वो उसका मौक़िफ़ है जी कि बैक साइड पे उन्होंने किया, बैक साइड पे सिर्फ वो उसने बताया था जी कि मैं विरासतनामा बनवा रहा हूँ। उस विरासतनामे को बनवाने के लिए मुझे आपके सिग्नेचर की ज़रूरत है। उस वक्त उसने लिया था तो पहला सफ़ा उसने चेंज कर दिया। अच्छा, इसमें आगे ये दुरुस्त है कि एग्जिबिट D1 की पुष्ट पर दर्ज है कि मज़कूरा स्टाम्प बराए इकरारनामा मनजानिब वालिद बहक मशीरगान वगैरह जारी होना दर्ज है। अब देखें, हिब्बे क्या नहीं है, अब इकरारनामे क्या है, ये भी एडमिशन आ गया उसका कि ये जो हिब्बे के लिए अलग से स्टाम्प होता है और रजिस्टर्ड हिब्बे के लिए तो पूरा प्रोसीजर रजिस्ट्री वाला होता है, ठीक है। इसमें वो एडमिट कर लिया उसने जी कि इसके बैक साइड पे, अब ये देखें ऐसा क्वेश्चन था कि जिस पे डिनाइल मुमकिन नहीं था कि उसने मैंने उस डॉक्यूमेंट को जब गौर से देखा तो उसके बैक साइड पे लिखा था कि ये किस लिए जारी हुआ है। अब ये क्रॉस आप कब कर सकेंगे, जब आपको पता होगा कि डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट क्या क्या है। अगर हिब्बे के लिए था तो ये यहाँ होता है कि ये मज़कूरा स्टाम्प बराए हिब्बा मिन जानिब दर्ज हुआ है, यहाँ पे ऐसा कोई नहीं लिखा, ठीक है। इसका मतलब है कि इकरारनामे के लिए उसने दिया है। एक स्टाम्प पर बराए हिब्बा दर्ज ना है, यहाँ से यानी उसका हिब्बा ही खत्म हो जाता है। दूसरा कि एग्जिबिट D1 की पुष्ट पर 2 तहरीर मौजूद हैं जिसमें जारी करने वाले हिस्सों पर बहनों के दस्तखत मौजूद ना है, ठीक है। जब स्टाम्प जारी किया जाता है, याद रखें, जब भी स्टाम्प जारी होता है तो स्टाम्प के जारी करते वक्त जो दोनों फ्रीकैन के दस्तखत उसके ऊपर होते हैं और उनके ID कार्ड नंबर और नाम वगैरह लिखे होते हैं।
इस पर जारी करने वाले पोर्शन पे उसके नहीं है, जिससे साबित होता है कि ये गलत है कि मज़कूरा स्टाम्प वालिदम ने इकरारनामे के लिए जारी किया था, जिस पर बजरिया फ्रॉड धोखाधड़ी बाद फ्रंट पर मैंने जाली हिबानामा की दस्तावेज तैयार किया। अब मैंने अपना मौक़िफ़ दे दिया। दूसरा कि एग्जिबिट D1 की पुष्ट पर तहरीर का दूसरा हिस्सा पर वालिदम की तरफ से तहरीर दर्ज है। दुरुस्त है कि एग्जिबिट D1 के पुष्ट पर तहरीर का दूसरा हिस्सा पर वालिदम की तरफ से तहरीर दर्ज है। बरूए मुआहदा हज़ा महबूब ने बहम रजामंदी से बहन को पहली मंजिल ग्राउंड फ्लोर दिया था, जबकि परवीन को दूसरी मंजिल दी थी। अब ये जो जाली एग्रीमेंट उसने तैयार किया हुआ ना, जाली एग्रीमेंट में उन्होंने मेंशन कर दिया जी सबका हिस्सा उसने यहाँ पे डिटरमिन करवाया, जबकि तीसरी मंजिल छोटी बहन को दी। ये दुरुस्त है कि मज़कूर एग्जिबिट D1 के फ्रंट पर ओथ कमिश्नर की मोहर सख्त ना है, जबकि नोटरी पब्लिक की है। इस क्रॉस एग्जामिनेशन के हवाले से बहुत अहम क्वेश्चन जिसने सारे केस का जो पासा है पलट देना था, वो ये है कि जब मैंने देखा कि उसके ऊपर स्टाम्प के ऊपर ओथ कमिश्नर की जगह नोटरी पब्लिक की मोहर लगी हुई है, तो मैंने उससे स्पेसिफिक क्वेश्चन किया कि ये दुरुस्त है कि मज़कूरा एग्जिबिट D1 के फ्रंट पर ओथ कमिश्नर की मोहर सख्त न है, जबकि नोटरी पब्लिक की सख्त है। ये दुरुस्त है कि एग्जिबिट D1 पर तहरीर मोरखा 5/4/2007 की है, जबकि नोटरी पब्लिक की मोहर 9/4/2007 की है। अब यहाँ से ये गलत है कि तहरीर और मोहर जाली व फर्जी है। अब यहाँ पे क्यों मैंने ये स्पेसिफिक क्वेश्चन किए, इसलिए कि जब आपको लॉ का पता होता है ना कि जी लॉ क्या है, बेसिकली लॉ क्या है कि ओथ कमिश्नर जो होता है वो वेरीफाई करता है सिग्नेचर्स को कि मेरे सामने ये दस्तखत और निशान अंगूठा हुआ है। नोटरी पब्लिक वेरीफाई करता है कि मैंने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देख ली है और ये डॉक्यूमेंट उसी तरह जिस तरह नकल बा मुताबिक असल दुरुस्त है, ये वो नोट देता है। अब नोटरी पब्लिक वाला जो है वो किसी के सिग्नेचर को वेरीफाई नहीं कर सकता। इसी तरह ओथ कमिश्नर जो होता है वो डॉक्यूमेंट की ऑथेंटिसिटी को प्रूव नहीं कर सकता। इसका मकसद क्या है ओथ कमिश्नर और नोटरी पब्लिक का? इसका मकसद ये है कि एक लॉ ऑफिसर एक मुकर्रर कर दिया जाता है जिसके सामने फ्रीकैन आते हैं। अब हर दफ्तर में सपोज एक बयानल्फी है, उसने 10 दफ्तरों में जाना है, बाबडा में भी जाना है, रेलवे में भी जाना है, अच्छा उसके बाद गैस में भी जाना है, पानी के महकमे में भी जाना है, कैंट बोर्ड में भी, तहसील में भी जाना है। अब एफिडेविट उसने बना लिया जो हर जगह इस्तेमाल होगा। अब होना असूल क्या होता है कि तमाम वारसान जितने भी होते हैं उसके पार्टीज, उनको जाके उस ऑफिसर के सामने दस्तखत करने होते हैं। ये तो बड़ी हार्डशिप होती है ना। इसी तरह ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके आप घूम रहे होते हैं तो वो भी गुम होने का खतरा होता है। इसलिए फिर कहा गया कि बजाय इसके कि सारे लोग ट्रैवल करके मुख्तलिफ दफातर में फिरते रहें, एक ओथ कमिश्नर के पास जाएं, उनके सामने वो दस्तखत करें और निशान अंगूठा करें। बेसिकली बदकिस्मती से हमारे यहाँ तो प्रैक्टिस ज़रा मुख्तलिफ चल रही है। वो प्रैक्टिस ये है कि जो आता है पैसे देता है तो वो देखता नहीं कि ये साइन और अंगूठा किसके हैं। कानून ये है कि साइन और अंगूठे के लिए ओथ कमिश्नर के पास उसके वो सामने बैठे और उसके सामने पार्टी को वो वेरीफाई करे। इसको प्रिजम्पशन ऑफ ट्रूथ हासिल होती है कि ये आया और उसने किया। लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि सिस्टम थोड़ा सा ऐसा है कि प्रैक्टिस थोड़ी सी अलग हो चुकी है। सिमिलरली नोटरी पब्लिक ये कहता है जी कि मैंने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देख लिए हैं, ये नकल बा मुताबिक असल दुरुस्त है। क्योंकि इसका लॉ हमें पता है, इसलिए मैंने स्पेसिफिक क्वेश्चन किया जिसके मुताबिक के हिब्बा के लिए वो कहता है जी कि वो कह चुका है जी मेरी बहनें तो कभी हिब्बे के लिए आई नहीं, अब मैं आगे वो उसका पढ़। ये दुरुस्त है कि मज़कूरा नोटरी पब्लिक बतौर गवाह ना पेश ना हुआ है अभी तक। आगे वो कहता है कि मज़कूरा एग्जिबिट D1 जिस पर फ्रंट सफा पर बाद तैयार किया गया, ये उसने मान लिया कि इसका बाद जो एग्जिबिट D1 का फ्रंट हिस्सा है वो बाद में तैयार किया। दुरुस्त है कि 2007 से 2011 तक मेरे वालिद जिंदा रहे, मगर उन्होंने रजिस्टर्ड हिब्बा रजिस्ट्री ना करवा कर दिया। अब वो कहता है जी कि ये अब्बा जी अपनी ज़िंदगी में कर गए थे। आगे वो कह रहे हैं कि 2007 से 2011 तक वो जिंदा रहे हैं। वो कह रहे हैं इनका मौक़िफ़ ये है कि ये अब्बा जी ने अपनी ज़िंदगी में 2007 में हमें गिफ्ट कर दिया था। तो ये सवाल इसलिए स्पेसिफिक किया 2007 से 2011 तक अगर वो जिंदा थे तो वो इनको रजिस्टर्ड हिब्बा करवा देते, जबकि उन्होंने नहीं किया। प्रिजम्पशन ऑफ ट्रूथ किसको हासिल होती है, कौन से डॉक्यूमेंट को? जो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट होता है। अदरवाइज बाकी डॉक्यूमेंट्स को प्रिजम्पशन ऑफ ट्रूथ नहीं हासिल होती, वो साबित करना पड़ता है। ये दुरुस्त है कि मैंने भी बाबत इस्तक़रार हक डिग्री एग्जिबिट कोई दावा दायर ना किया है, ठीक है। अब होना क्या चाहिए था, अगर उसके हक में ये गिफ्ट था तो वो डिक्लेरेशन फाइल करता जी कि ये प्रॉपर्टी तो हमें गिफ्ट कर गए हैं, इसलिए डिक्लेयर किया जाए
कि फादर ने गिफ्ट किया, फादर रजिस्टर्ड नहीं करवा सके, इस हिब्बा को रजिस्टर्ड नहीं करवा सके, तो अब कोर्ट डिक्लेयर करे कि ये हमें हिब्बा हुआ है। ऐसा कोई दावा उसने नहीं किया। मुझे इल्म है कि खेबट नंबर सच एंड सच को बजरिया फर्द नंबर 291 मोरखा 23 या 2014 को हमर सान का हक में शरई ईसा के मुताबिक मंजूर हो चुका है। अब देखें, इसमें हुआ ये कि अब क्योंकि कोई हिब्बा तो था नहीं, अब विरासत जब तकसीम हुई है तो विरासत ऑटोमेटिकली तमाम वारसान के हक में हो गई है। अब वो इस बात से भी डिनाई कर रहे हैं कि 291 नंबर जो फर्द है उसके मुताबिक रजिस्टर खतूनी में जो हिब्बा है वो मैंने उससे वहाँ पे पुट किया जी कि ये वहाँ पे दर्ज हो चुका है। ये गलत है कि बाबत इंतकाल जानबूझ कर झूठ बोल रहा हूँ। ये भी गलत है कि अदालत से बहनों के हिस्सा पर काबज रहने के घर से झूठ बोल रहा हूँ। अब उसने कहा था कि तमाम बहनें अपनी जगह पर पोजेशन में, उनके पास अपना अपना पोजेशन है। इससे पहले क्योंकि उसने सारा मान लिया है इस चीज़ को जी के बहनों के पास कोई पोजेशन नहीं है, ये सारा पोजेशन मेरे पास है, कुछ किराए पे लगे हुए हैं पोर्शन और कुछ का पोजेशन मेरे पास है। ज़ेर इतराज कौंसिल, अच्छा आगे उसने कहा जी कि ये वालिद के तरका में से ज्यादा मार्केट वैल्यू वाली जायदाद पर, अब मैंने सजेशन आगे पुट किए हैं। सजेशन का पोर्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मैंने वो तमाम सजेशन पुट किए हैं जो सजेशन आगे आगे कहती हैं। सजेशन नंबर 1 मैंने दिया है, ये गलत है कि अदालत से बहनों के हिस्से पर काबिज देने घर से झूठ बोल रहा हूँ। ये गलत है कि फर्क बाबत खेवट नंबर सच एंड सच वही इंतकालात हैं जो हम वारसान के हक में हुए। ज़ेर इतराज कौंसिल मुद्दा है कि मज़कूरा एग्जिबिट P1 और D1 काबिल शहादत इंतकाल शहादत ना है। ये गलत है कि मुद्दईया ने बाबत तकसीम मुझसे दरख्वास्त की थी जिसमें मैंने कहा कि हिस्सा चाहिए तो अदालत चली जाओ। मैंने अपनी जो डिमांड थी उसको भी कह दिया कि मैंने उनसे डिमांड किया हुआ है। ये गलत है कि मैंने वालिद के तरका में से ज्यादा मार्केट वैल्यू वाली जायदाद पर मलकियत हासिल करना चाहता हूँ और बहनों को उनके शरई हक से महरूम करना चाहता हूँ। ये गलत है कि मेरी बहनें वालदन के हिस्से से शरई हिस्सा की इकदार हैं। ठीक है जी। अब मैंने आगे सजेशन दे दिया और सजेशन का किया। देखें, यही केस, इसी तरह का केस कल लगा था जिसमें हम प्लेंटिफ थे और अदर साइड से हम डिफेंडेंट थे, अदर साइड से प्लेंटिफ थे। आप देखिए उसमें उन वकील साहब ने इस वक्त तक 17 सफ़े की क्रॉस एग्जामिनेशन की है, उनमें से वो कुछ हासिल नहीं कर सके। आप देखें अगर हमारी क्रॉस एग्जामिनेशन 1.5 से 2 सफ़े की है और इसमें तमाम लीगल एस्पेक्ट जो थी हम लोगों ने लीगल एंड फैक्चुअल वो कवर कर लिए। और अब ये है कि जब ऐसी इस तरह की हमारी क्रॉस एग्जामिनेशन हो जाती है तो कोई वजह नहीं रहती कि कोर्ट डिग्री ना करे। दोस्तों की ख्वाहिश थी, मुझे बहुत सारे फ़ोन आते हैं, बहुत सारी कॉल्स आती हैं और मैसेजेस आते हैं, लोग कहते हैं जी क्रॉस एग्जामिनेशन को डिस्कस किया करें जो हम नहीं कर पाते। इसलिए भी, और दूसरा ये मकसद था कि अब हम कोर्ट में मैं आप में से किसी को की भी ड्यूटी लगा दूंगा, आप में से कोई दोस्त भी अब जिसकी किस्मत में ये आया वो जाएगा, हम सारे मेरे समेत उसके पीछे खड़े होंगे, वो जाके इसको आर्ग्यू करेगा। हमारे केस को आर्ग्यू करना इतना आसान होता है कि हमारे केस में सिर्फ आपने जरा क्रॉस एग्जामिनेशन पढ़नी होती है और बाकी केस क्लियर हो जाता है। बस अब तैयारी करें, इंशाल्लाह जाके आर्ग्यूमेंट करेंगे।